हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आईई एंड आईएफएस के लेटेस्ट स्टाइल एमसीक्यूज, 2 मार्क्स क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज। तो जल्दी से जो है क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास। कहते हैं व्हाट इज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है एंड ये फंक्शन कैसे करता है, हाउ डज इट फंक्शन। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो परफेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रही है, परफेक्टली इस क्वेश्चन के बारे में बता पा रही है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करता है न्यू प्रॉपर्टीज को एंड उनको फ्लिप कर देता है फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है, दूसरा कहता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो कलेक्ट करता है रेंट फ्रॉम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ओनली। ठीक है, तो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का काम क्या है कि गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स हैं वहीं से यहाँ पे रेंट कलेक्ट करना। ठीक है, तीसरा कहा जा रहा है यहाँ पे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या करता है, पूल करता है इन्वेस्टर से मनी एंड उससे रियल एस्टेट एसेट जो है वो बाय करते हैं एंड देन जनरेट करते हैं इनकम एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम दैट। राइट, तो फोर्थ कहा जा रहा है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो मनी लेंड करता है टू प्रॉपर्टी बायर्स डायरेक्टली। जो प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं उनको डायरेक्टली मनी लेंड करता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन कर पा रही है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो एक बार एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, दे इन्वेस्ट इन एग्जिस्टिंग इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज नॉट स्पेकुलेटिव फ्लिप्स। तो ये यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं या फिर उनमें ही यहाँ पे जो है वो जो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे तो बोला जा रहा था न्यू प्रॉपर्टीज में, राइट, बट यहाँ पे बोला जा रहा है जो एग्जिस्ट कर रही हैं ऑलरेडी उनमें इन्वेस्ट करा जाता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे कि नेक्स्ट की देयर इन्वेस्टमेंट कवर प्राइवेट एंड कमर्शियल सेक्टर नॉट जस्ट गवर्नमेंट। तो यहाँ तो बोला जा रहा था कि गवर्नमेंट बिल्डिंग से रेंट कलेक्ट करने का काम करता है ये ट्रस्ट। तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, ठीक है, कमर्शियल सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर है, ये इन्वेस्टमेंट सब में करता है, सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर को ही नहीं देखा जाता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट की, दिस रिफ्लेक्ट द एक्चुअल फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ दीज ट्रस्ट। तो बेसिकली काम क्या है यहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का, कि ये क्या करता है, पूल करता है मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। राइट, जैसे मैं और आप जैसे सारे जो है वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस ट्रस्ट में, तो ये सब सारे पैसों को पूल करके कोई यहाँ पे बिल्डिंग परचेज कर लेंगे, जैसे कि मॉल परचेज कर लिया, हॉस्पिटल परचेज कर लिया। ठीक है, तो ऐसी बिल्डिंग्स को ये परचेज करते हैं। ठीक है, फिर अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड ये देते हैं। ठीक है, जिनसे कि उनकी इनकम जनरेट होती है। राइट, तो ये इनका मेनली काम रहता है। ये क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग जो हमारे पास ऑलरेडी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको ये रियल एस्टेट में एसेट में पैसा लगाते हैं। ठीक है, एंड इनकम जनरेट करते हैं और वही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इनको क्या होता है कि 90% इनकी जो इनकम होती है इनको यहाँ पे एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। राइट, कि ठीक है, देन हम बात करेंगे यहाँ पे, दे आर नॉट लैंडिंग व्हीकल। तो ये लैंडिंग व्हीकल नहीं है, ये इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रियल एस्टेट्स में। राइट, फिर उससे इनकम जनरेट ये जो है वो करते हैं, उनसे रेंट रिसीव कर लिया। ठीक है, कि उनको लीज पे दे दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का काम रहता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पूल करता है इन्वेस्टर्स मनी ताकि वो रियल एस्टेट एसेट्स को यहाँ पे परचेज कर सके एंड जनरेट इनकम एंड एप्रिसिएशन। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमें यहाँ पे मैच करना है। ग्रुप ए में हमें यहाँ पे रेवोल्यूशंस दे रखे हैं और ग्रुप बी में हमें उनके फादर ऑफ दैट रेवोल्यूशंस दे रखे हैं। हमें हमें मैच करना है कि किस रेवोल्यूशन को कौन यहाँ पे लेके आया। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे हमारे पास। फर्स्ट एक पहले हम रेवोल्यूशन देख लेते हैं। ग्रुप ए में रेवोल्यूशन दे रखे हैं, पिंक रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, प्रोटीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे कौन कौन
कौन सा रेवोल्यूशन लेके आया वो हमें मैच करना है। तो हमें नाम क्या दे रखे हैं, मिस्टर दुर्गेश पटेल, वो कौन सा रेवोल्यूशन यहाँ पे लेके आए। मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो कौन सा यहाँ पे रेवोल्यूशन लेके आए। MS स्वामीनाथन, वो कौन सा रेवोल्यूशन यहाँ पे लेके आए। और मिस्टर वर्गीश कुरेन जो है वो कौन सा यहाँ पे रेवोल्यूशन लेके आए, वो हमें मैच करना है। ऑप्शंस है ए, जिसमें वो लिखा है A1 B3 C2 D4, या फिर सेकंड A2 B4 C1 एंड D3, और यहाँ पे नेक्स्ट है A4 B1 C3 D2, या फिर फोर्थ है A3 B2 C4 D1। राइट, तो वो हमें यहाँ पे मैच करना है। यस, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं कि पिंक रेवोल्यूशन जो है वो मिस्टर दुर्गेश पटेल द्वारा लाया गया था। और ये रेवोल्यूशन किस चीज का था, पिंक रेवोल्यूशन जो है वो रेवोल्यूशन था फार्माकोलिटिकल्स का, ठीक है। प्रॉन्स एंड अनियन से रिलेटेड रेवोल्यूशन था ये पिंक रेवोल्यूशन। तो इसको कौन लेके आया यहाँ पे, जैसे एक्सप्लेनेशन बता रहा है। यस, तो ये किससे मैच हो जाएगा, दुर्गेश पटेल। राइट, देन हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो ओवरऑल एग्रीकल्चर को लेके था, और इसको यहाँ पे MS स्वामीनाथन जो है वो लेके आए थे, तो इससे मैच हो जाएगा। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन मोटिव था, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोटीन रेवोल्यूशन, तो ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही था, बट बूस्ट करना एग्रीकल्चर के आउटपुट को, ये इसका मेन एम था, और इसको नरेंद्र मोदी जो है वो लेके आए थे, ठीक है। अब वाइट रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो वाइट रेवोल्यूशन डेयरी प्रोडक्ट से लेके ये रेवोल्यूशन था, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लाया कौन था, बेसिकली यहाँ पे जो मिल्क को लेके, मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेके, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेके ये रेवोल्यूशन जो है वो लाया गया था, और इसको कौन लेके आया था, मिस्टर ब्रिगेश कुरेन जो है वो यहाँ पे लेके आए थे। राइट, तो ये इससे मैच कर जाएगा यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग जो है वो फिट बैठ रहा है, यस जल्दी से आंसर कर दीजिए। इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा ऑप्शन जो है वो आंसर रहेगा। यस, यस, ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, दैट इज A1 B3 एंड यहाँ पे C2 है एंड D4 है। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि कौन सा रेवोल्यूशन किस चीज के लिए था, और उसको कौन यहाँ पे किसने जो है वो इंट्रोड्यूस करा, कौन उस रेवोल्यूशन का फादर यहाँ पे कहलाया गया। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि द व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नॉन परफॉर्मिंग एसेट लेवल फॉर अ बैंक टू क्वालिफाई फॉर प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस, ठीक है। अगर कोई भी बैंक यहाँ पे प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस में आना चाहता है, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कितनी होनी चाहिए, लेवल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइमरी डीलर की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो प्राइमरी डीलरशिप क्या है, यहाँ पे स्पेसिफाइड RBI द्वारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये भी, ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेके उनको हैंडल करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसके लिए क्या जो है मैक्सिमम नेट जो यहाँ पे हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट का लेवल होना चाहिए, लेस देन 5%, लेस देन 4%, लेस देन 3%, या फिर लेस देन 2% का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। कहते हैं 5% एक्सीड द परमिजिबल लिमिट, तो ये परमिजिबल लिमिट को एक्सीड कर रही है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। कहता है अगर 4% जो है ये अबव थ्रेश होल्ड है जो RBI ने बोला है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब कहता है लेस देन 3% जो है यहाँ पे करेक्ट जो है लिमिट है जो बताई गई है RBI ने, कि मैक्सिमम नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर उनके 3% से लेस देन है, तभी वो क्वालिफाई होंगे प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो यहाँ पे डील करती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। राइट, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे लेस देन 2%, तो ये भी यहाँ पे क्या है, मोर कंजर्वेटिव है। 2% इज नॉट द मैंडेट लिमिट यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, यस ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, दैट इज लेस देन 3%। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूँ कि चाहे CIB है, चाहे JIB है, चाहे प्रमोशनल एग्जाम से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल, स्टडी कंटेंट चाहिए, तो यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस पे पूरा स्टडी मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ कि ड्यूरिंग लास्ट 30 years मोर देन 10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं इस कोर्स का बेनिफिट ले चुके हैं। अगर आप भी अपने कोर्स को इम्प्रूव कर अपने
एग्ज़ाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी इस कोर्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है? इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या? रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स, पीडीएफ क्वेश्चन बैंक्स, केस स्टडी वीडियोज़ एंड इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस जो हैं वो आपको इस कोर्स में मिलने वाली हैं। तो ये कोर्स अवेलेबल कहाँ पे होगा? ये कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा www.nsoor.schoolofbanking.com पे, ठीक है? उसमें आप कोर्सेज़ में जाके जो भी आपको कोर्स चाहिए, सीआईबी, जीआईबी, बैंक प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड, आप उस कोर्स को यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि लास्ट 30 ईयर्स में मोर देन 10 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट इस कोर्स का बेनिफिट ले चुके हैं। उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है अपने एग्जाम को क्रैक करने में इस कोर्स से, ठीक है? अगर आप भी अपने एग्जाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी को यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये पूरा का पूरा कोर्स जो है यहाँ पे आपको हेल्प करेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है? तो आप अपने फ्रेंड्स एंड अपने कलीग्स को भी इस कोर्स के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं, राइट? होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है? हमें बताना है कि इवैल्यूएट करना है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो रिगार्डिंग कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में करी जाती हैं, वो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सी यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे। पहली स्टेटमेंट क्या है? बैंक मस्ट मेंटेन अ क्रेडिट पोर्टफोलियो अकाउंट, कि बैंक को यहाँ पे क्लाइंट का पोर्टफोलियो अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा इन द जनरल लेजर में, ठीक है? दूसरा है यहाँ पे अनडिप्लॉयड फंड जो है, जो अभी डिप्लॉय नहीं करे हैं, किसी फंड में भी नहीं डाले हैं, अनडिप्लॉयड जो फंड है यहाँ पे of portfolio management services account are treated as outside borrowing and subject to CRR and SLR, कि अभी जो यहाँ पे फंड नहीं डाले हैं किसी भी फंड में, ठीक है, किसी भी पोर्टफोलियो में यहाँ पे नहीं डाले हैं, तो उसको यहाँ पे आउटसाइड बोरोइंग ट्रीट करा जाएगा और उसको वो जो है वो किसके अंडर आ जाएगा? यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंडर जो है वो उसको कंसीडर करा जाएगा, ठीक है? जहाँ फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज फंड जो है मे बी इंटरेस्टेड टू अनदर बैंक फॉर मैनेजमेंट, कि किसी और बैंक को यहाँ पे ट्रस्ट करा जा सकता है मैनेजमेंट के लिए, पीएमएस फंड्स को लेके, ठीक है? देन बात करा जा रहा है कि पीएमएस क्लाइंट जो है, क्लाइंट अकाउंट जो है मस्ट बी ऑडिटेड सेपरेटली, तो वो जो अकाउंट्स हैं यहाँ पे सेपरेटली ऑडिट करवाए जाते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स से, राइट? तो अब हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं हमें। फर्स्ट है जिसमें बोला जा रहा है फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स एंड फोर्थ ट्रू है, ठीक है? या फिर ये ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, या फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, या फिर ट्रू 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 फॉल्स, राइट? तो क्या यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट रहेगा? एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं कि द बैंक मस्ट मेंटेन अ क्लाइंट पोर्टफोलियो अकाउंट इन देयर जर्नल लेजर, तो ये यहाँ पे क्या होगी? स्टेटमेंट करेक्ट होगी कि बैंक को यहाँ पे, अगर यहाँ पे वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनके लिए क्लाइंट का एक पोर्टफोलियो अकाउंट उनको अलग से मेंटेन करना पड़ेगा अपनी जर्नल लेजर में, ठीक है? दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है अनडिप्लॉयड फंड आर ट्रीटेड एज आउटसाइड बोरिंग्स एंड सब्जेक्ट टू सीआरआर एंड एसएलआर, तो यहाँ पे भी यही चीज बोली जा रही थी, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगी? करेक्ट हो गई। कहते पीएमएस फंड मस्ट नॉट बी इंटरेस्टेड टू अनदर बैंक, यहाँ पे हम अनदर बैंक को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं पीएमएस फंड्स को लेके, ठीक है? तो यहाँ पे रॉन्ग होगी स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ तो बोला जा रहा था इंटरेस्टेड टू अनदर बैंक टू मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट के लिए इंटरेस्ट करा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे पीएमएस अकाउंट मस्ट बी सेपरेटली ऑडिटेड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर, तो यहाँ पे भी यही चीज बोली जा रही है कि यहाँ पे कि जो पीएमएस क्लाइंट अकाउंट है उसको आउटसाइडर जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर है उससे यहाँ पे हम ऑडिट करवाएंगे, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट बैठ रहा है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठने वाला है? यस, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स एंड फोर्थ यहाँ पे जो है वो ट्रू है, राइट? होप आपको जो है कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? यहाँ पे हमें बोला जा रहा है मनी मल्टीप्लायर हमें कैलकुलेट करना है। हमें
कंट्रीज की M3 वैल्यू दे रखी है। M3 वैल्यू क्या होती है? ब्रॉड मनी होती है, ठीक है। ब्रॉड मनी को यहाँ पे हम M3 कहते हैं। ब्रॉड मनी होती क्या है? बेसिकली ब्रॉड मनी होती है जहाँ पे हम बात करते हैं करेंसी विद पब्लिक, कि पब्लिक के पास करेंसी कितनी है, ठीक है। और उनका जो से डिमांड डिपॉजिट्स क्या हैं, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट की डिपॉजिट्स क्या हैं बैंक के पास, टाइम डिपॉजिट्स क्या हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स, रेकरिंग डिपॉजिट्स क्या हैं उनकी बैंक्स के पास, ठीक है। एंड अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई जो है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे क्या कही जाती है? ब्रॉड मनी कही जाती है, कि जो लोगों के पास पैसा है और उनका जो बैंक में सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है, या फिर एफडी या आरडी उन्होंने करवा रखी है, या फिर अदर डिपॉजिट उनकी आरबीआई के पास पड़ी है, वो यहाँ पे ब्रॉड मनी होती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें दे रखा है रिजर्व मनी। तो रिजर्व मनी क्या होती है? कहते रिजर्व मनी होती है जब हम करेंसी इन सर्कुलेशन, जो करेंसी सर्कुलेशन में है, चाहे वो नोट्स है चाहे वो कॉइन्स है, जो भी यहाँ पे मार्केट में सर्कुलेशन में मनी है वो, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, कि जो कमर्शियल बैंक्स ने डिपॉजिट रख रखा है आरबीआई के पास, वो एंड अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज वगैरह आरबीआई के पास है, ठीक है, वो यहाँ पे रिजर्व मनी में आता है, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया कि ब्रॉड मनी क्या है और रिजर्व मनी क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ब्रॉड M3 क्या होती है? ब्रॉड मनी होती है। M0 जो है यहाँ पे वो रिजर्व मनी होती है, वो हमें दे रखा है। एंड द जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो हमें दे रखा है 105। हमें कैलकुलेट क्या करना है? मनी मल्टीप्लायर यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? ब्रॉड मनी, ठीक है, ब्रॉड मनी डिवाइड बाय यहाँ पे रिजर्व मनी, ठीक है, रिजर्व मनी। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं M3 डिवाइड बाय यहाँ पे M0, ठीक है, M0। तो ये यहाँ पे वैल्यूज क्या दे रखी है, वो हम वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे। ये है यहाँ पे 12000 एंड, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 20 लाख दे रखा है ये, ठीक है। ये क्रोड्स में दे रखी है वैल्यूज। तो ये जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा? यस, जल्दी से इसको डिवाइड कर लीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो क्या ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है यहाँ पे? 5.5, 6 या फिर 6.5 या फिर 7। यस, क्या रहेगा इसका आंसर? डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आने वाली है, दैट इज 6। तो हम हमारे पास मनी मल्टीप्लायर यहाँ पे क्या हो गया? दैट इज 6 टाइम्स, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, राइट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेनिफिट्स इन्वेस्टर्स, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो यहाँ पे बेनिफिट कैसे देता है अपने इन्वेस्टर्स को। पहला है यहाँ पे ऑप्शन, ऑफर गारंटीड डबल रिटर्न इन 1 ईयर, कि अगर आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको गारंटी मिलेगी कि डबल रिटर्न आपको मिल जाएगी 1 ईयर में। दूसरा बोला जा रहा है ऑफर स्टेबल रिटर्न थ्रू प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो एंड डिविडेंड्स के साथ, कि यहाँ पे आपको जो है वो प्रिडिक्टेबल जो है वो रिटर्न दी जाएगी, सॉरी यहाँ पे जो है वो स्टेबल रिटर्न मिलेगी और प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो होता है इसमें, एंड डिविडेंड यहाँ पे आपको दिया जाता है। तीसरा बोला जा रहा है कि प्रोवाइड टैक्स एग्जम्पशन ऑन इम्पोर्टेड बिल्डिंग मटेरियल, कि यहाँ पे जो अगर इम्पोर्टेड बिल्डिंग मटेरियल आप मंगवा रहे हो तो उस पे यहाँ पे आपको टैक्स एग्जम्पशन जो है वो मिलती है। तीसरा बोला जा रहा है रिक्वायर्ड जीरो इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉमिस इक्विटी ओनरशिप इन पब्लिक एसेट, कि अगर आप यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो आपको यहाँ पे इक्विटी जो है वो दी जाएगी पब्लिक एसेट्स में, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? कहता है जो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है डू नॉट ऑफर गारंटी, वो कोई गारंटी ऑफर नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? यहाँ पे रॉन्ग हो गई। कहता है द बेनिफिट लाइज इन द स्टेडी इनकम बाय इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेटेड कैश फ्लो। तो यस, यहाँ पे ये ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है। यहाँ पे स्टेबल रिटर्न जो है वो आती है, ठीक है, थ्रू प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या है? प्रिडिक्टेबल होता है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट जो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रिटर्न जो है वो स्टेबल होगी, डिविडेंड के रूप में आपको यहाँ पे जो है वो रिटर्न दी जाएगी। तो ये हमें करेक्ट लग रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नो सच एग्जम्पशन इज पार्ट ऑफ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट
ट्रस्ट स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पे टैक्स एग्जम्पशन वगैरह कुछ नहीं दिया जाता है। फिर अगर हम बात करेंगे मिसलीडिंग क्लेम है ये भी, नेक्स्ट भी क्या कहा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट एंड डू नॉट ऑफर एसेट ओनरशिप। तो कोई एसेट ओनरशिप यहाँ पे नहीं दी जाती है, राइट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, यस ऑप्शन बी। ये यहाँ पे ऑफर करा जाता है स्टेबल रिटर्न को थ्रू प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो एंड डिविडेंड्स के साथ, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्टली बता रही है अबाउट द रोल ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट का रोल क्या होता है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली बता पा रही है। पहली स्टेटमेंट कहती है वेंचर कैपिटलिस्ट ओनली प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट विद बियरिंग एनी रिस्क, कि वो किसी भी तरह का रिस्क ले लेते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा बोला जा रहा है देयर रिटर्न डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ एंटरशिप सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज दे इन्वेस्ट इन। तो उनकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है एंटरप्राइज जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं हो रही है। तीसरा बोला जा रहा है दे हेल्प एंटरप्रेन्योर्स हु लैक देयर ओन कैपिटल टू कमर्शियलाइज इनोवेटिव आइडियाज। तो ये उनको पैसा यहाँ पे देते हैं, उनको फंड देते हैं जो जिनके पास जो है यहाँ पे अपना ओन कैपिटल नहीं है बट इनोवेटिव आइडियाज हैं और उसको वो कमर्शलाइज करना चाह रहे हैं। फोर्थ यहाँ पे बोला जा रहा है वेंचर कैपिटल इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ये, और लो रिस्क बिजनेसेस में ये इन्वेस्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे हम। ऑप्शंस है यहाँ पे फर्स्ट जिसमें बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू है और 2 and 4 आर फॉल्स हैं। या फिर दूसरा जिसमें बोला जा रहा है 1 and 2 आर ट्रू एंड 3 and 4 आर फॉल्स। या फिर तीसरा जिसमें बोला जा रहा है 1 and 4 आर ट्रू, ठीक है, एंड 2 and 3 आर फॉल्स। या फिर फोर्थ वन जिसमें बोला जा रहा है 2 and 3 आर ट्रू एंड 1 and 4 आर फॉल्स, ठीक है। तो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, बीसी इन्वॉल्व रिस्क बेयरिंग, दे आर नॉट पैसिव फाइनेंशियल। तो वो रिस्क बेयरिंग को देखते हैं कि रिस्क कहाँ है कितना है, ठीक है। ऐसे पैसिफिक अगर हम बात करें कि कहीं भी पैसा डालने वाले वो नहीं होते हैं, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो फाइनेंस सपोर्ट देनी है कि वो ये नहीं देखते रिस्क कितना उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे देयर रिटर्न आर टाइड टू द वेंचर सक्सेस। यस, उनकी जो सक्सेस है वो यहाँ पे एंटरप्राइज की सक्सेस पे डिपेंड करती है, उनका रिटर्न जो है वो एंटरप्राइज के सक्सेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्ट है। बीसी सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स लैकिंग पर्सनल कैपिटल। यस, बीसी उन्हीं को यहाँ पे सपोर्ट करता है। जैसे हमने बात करी कि अगर हम देखें मैक्सिमम जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो स्टार्टअप्स को यहाँ पे स्टार्टअप्स में पैसा डालते हैं, क्योंकि उनके पास अपना कैपिटल नहीं होता है और वो उनके जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको कमर्शलाइज करने में कैपिटल देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, करेक्ट है ये स्टेटमेंट भी। फिर कहा जाता है बीसी इज लॉन्ग टर्म एंड टारगेट हायर रिस्क वेंचर। तो ये हाई रिस्क वेंचर होते हैं ना कि लो रिस्क वेंचर होते हैं, और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके चलते हैं। तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा जो है वो ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, यस जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या आंसर जो है यहाँ पे रहने वाला है, यस ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू एंड फर्स्ट एंड फोर आर फॉल्स, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन is RBI approval not required for investment in financial services company। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो किस टाइम आपको जो है आरबीआई का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस है यहाँ पे हमारे पास। पहला कि इफ इन्वेस्टमेंट जो है इज लेस देन 10% बैंक मीट कैपिटल नॉर्म्स, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो 10% से कम है एंड बैंक जो है वो अपने कैपिटल नॉर्म्स को मीट कर रहा है अच्छे से, एंड मेड प्रॉफिट लास्ट ईयर उन्होंने अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बनाया है, एंड कंबाइंड होल्डिंग जो है उनकी लेस देन 20% है अगर, ठीक है, तब वो यहाँ पे हमें आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करने से पहले। दूसरा बोला जा रहा है इफ कंपनी इज लिस्टेड एंड प्रॉफिटेबल। अगर कंपनी जो है वो लिस्टेड है एंड प्रॉफिटेबल है तब हमें आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर सी इफ द बैंक्स करार दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है, ठीक है, कि बैंक के पास कितना कैपिटल है कि वो रिस्क जो है वो उठा सके, रिस्क को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अगर वो एक्सीड कर रहा है यहाँ पे 12% के साथ,
रेशियो ये वाली, या फिर इफ द इन्वेस्टमेंट मेड थ्रू अ म्यूचुअल फंड, अगर इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू करी जा रही है तब यहाँ पे आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशंस क्या है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है बोला जा रहा है, देर आर द कंडीशन अंडर विच आरबीआई अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये कंडीशन है जहाँ पे आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत हमें नहीं है, जब इन्वेस्टमेंट क्या है, दैट इज लेस देन 10% है, एंड बैंक जो है वो मीट कर रहा है कैपिटल नॉर्म्स को, एंड प्रॉफिट लास्ट ईयर उनको प्रॉफिट हुआ है, एंड कंबाइंड होल्डिंग लेस देन 20% जो है यहाँ पे है। तो ये ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं वो क्या कह रहे थे, कि द लिस्टिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी अलोन डू नॉट एग्जम्प्ट अप्रूवल, कि अगर हम यहाँ पे बोलें कि वो प्रॉफिटेबल था और लिस्टेड कंपनी है, तो ये यही सिर्फ ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पे जैसे हमने कंडीशन की बात करी, इन्वेस्टमेंट अगर 10% से कम अगर वो बैंक में करी जा रही है और बैंक अपने नॉर्म्स को कंप्लीट कर रहा है, वो पूरी तरह से मीट कर रहा है और बैंक प्रॉफिट में है, ठीक है, और कंबाइंड होल्डिंग जो है वो लेस देन 20% है, तब अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे अबव हो जाती हैं चीज़ें तब अप्रूवल की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। करार अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट, जो हम कैपिटल रिस्क वेटेड एसिड की बात, एसिड रेशियो की बात कर रहे थे, तो वो कैपिटल नॉर्म्स में ही आता है, बट अकेला यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देन हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड रूट डज नॉट बाईपास आरबीआई अप्रूवल। ठीक है, तो अगर म्यूचुअल फंड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हमें बाईपास कर देना है आरबीआई अप्रूवल नॉर्म्स को, तो ये भी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। तो कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, यस, ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें मैच करना है। ठीक है, वेंचर कैपिटल स्कीम्स दे रखी हैं कि रिस्क कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, सीड कैपिटल स्कीम क्या है, टीडीआई सीआई जो है यहाँ पे स्कीम क्या है, आरसीटी एफसी स्कीम क्या है। ठीक है, वो हमें यहाँ पे स्कीम्स दे रखी हैं, और ग्रुप बी में जो है यहाँ पे हमें उनकी लॉन्च की डेट जो है वो दे रखी है और बता रखा है कि किसने इसको स्पॉन्सर जो है वो यहाँ पे करा है। ठीक है, पहले बोला जा रहा है स्पॉन्सर्ड बाय आईसीआईसीआई, फाउंडेड टीडीआईसीआई इन 1988। दूसरा बोला जा रहा है लॉन्च बाय आईडीबीआई बैंक इन 1976 में, लॉन्च बाय आईएफएससीआई इन 1975 एंड रिमेन्ड रीनेम्ड इन 1988 में। फिर है स्पॉन्सर्ड बाय आईएफएससीआई आईएफसीआई एंड जो है लॉन्च इन 1975। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, ऑप्शंस क्या है यहाँ पे। ए है यहाँ पे 4, B2 C1 D3, या फिर A2 B4 C3 D1, या फिर A3 B1 C4 D2, या फिर A1 B3 C2 D4। तो हम यहाँ पे जल्दी से जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करते हैं रिस्क कैपिटल, यहाँ पे जो है वो क्या है, मेरे सेकेंड, यस, तो रिस्क कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो लॉन्च करा गया था यहाँ पे आईएफएसआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन 1975। तो ये रिस्क कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये यहाँ पे लॉन्च करा गया था आईएफएसआई द्वारा, कब, 1975 में, स्पॉन्सर जो है वो करा गया यहाँ पे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये किससे मैच हो जाएगा, यहाँ पे ए इससे मैच हो रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे सेकंड अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो सीड कैपिटल जो स्कीम है यहाँ पे, ये सीड कैपिटल स्कीम जैसे नाम ही बता रहा है यहाँ पे कि जो स्टार्टअप्स कंपनीज हैं, ठीक है, उनको जो बिल्कुल बिगनिंग में यहाँ पे अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत है, उसको कमर्शलाइज करने की ज़रूरत है अपने आइडिया को, तो उस टाइम पे जो है ये स्कीम ये फंड जो है वो दिया जाता है। तो ये फंड जो है यहाँ पे, ये स्कीम कब लॉन्च करी गई थी, ये लॉन्च करी गई थी बाय आईडीबीआई, ठीक है, इन 1976। तो ये ऑप्शन जो है वो बी के साथ मैच हो रहा है। राइट, देन हम बात करेंगे यहाँ पे टीडीआईसीआई। तो टीडीआईसीआई क्या है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये जो है स्पॉन्सर करी गई थी आईसीआईसीआई एंड फाउंडेड बाय 1988। तो ये यहाँ पे आईसीआईसीआई ने यहाँ पे लॉन्च करी थी, स्पॉन्सर करी थी। ठीक है, तो 1988 में ये लॉन्च करी गई थी। ये किससे मैच कर जाएगा, यहाँ पे सी के साथ मैच कर जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आरसीटीएफसी की, दैट इज रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये यहाँ पे कहता फ्रॉम कन्वर्टेड,
गिव मी सेकेंड। तो ये यहाँ पे फ्रॉम IFCI वॉज कन्वर्टेड फ्रॉम RCF जो है यहाँ पे रखा गया इसका नाम। दैट इज 1988 में जो है इसको रीनेम यहाँ पे करा गया। जैसे यहाँ पे बोला गया कि 1975 में ही ये लॉन्च करी गई थी, बट इसको रीनेम जो है वो 1988 में जो है वो करा गया। तो ये कौन सी स्कीम यहाँ पे मैच कर रही है, ये कर रही है RCTFC, क्योंकि बाद में इसको रीनेम यहाँ पे करा गया था, तो ये कर जाएगी मैच यहाँ पे हमारी डी के साथ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट बैठने वाला है? यस, जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, क्या रहेगा इसका आंसर? यस, ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज A4 B2 C1 D3, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, what follows the evaluation stage in venture capital financing under venture capital funding? ठीक है, अब कहता है कि इवैल्यूएशन स्टेज जो है, what follows the यहाँ पे evaluation stage in venture capital financing under venture capital funding। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी स्टेट में यहाँ पे करेक्टली इवेल्युएट कर पा रही है स्टेज को, यहाँ पे वेंचर कैपिटल फंडिंग फाइनेंसिंग को? थ्रू रिस्क मैनेजमेंट स्टडी फॉलोड बाय डील नेगोशिएशन। ठीक है, जब यहाँ पे क्या कर रहा है, रिस्क मैनेजमेंट स्टडी करी जा रही है डील नेगोशिएशन के साथ यहाँ पे। फिर कहता है इमीडिएट डिसबर्समेंट ऑफ फंड एंड इक्विटी ट्रांसफर, या फिर पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मीडिया कवरेज के साथ, या फिर फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न एंड कंप्लायंस रिपोर्ट्स जो है वो यहाँ पे बता पा रही है कि वेंचर कैपिटल फंडिंग के अंदर जो है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग क्या है। ठीक है, कौन सी स्टेज है? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। कहता है रिस्क एनालिसिस एंड नेगोशिएशन फॉलो एवेल्युएशन। तो यहाँ जब हम रिस्क मैनेजमेंट स्टडी कर रहे हैं एंड डील नेगोशिएशन कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्या है? यस, वो स्टेज है यहाँ पे वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की स्टेज है अंडर वेंचर कैपिटल फंडिंग में। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फंड डिसबर्समेंट अकर आफ्टर नेगोशिएशन। कहता है जब ये डील फाइनल हो जाती है, इवैल्यूएट हो जाती है डील, यहाँ पे नेगोशिएशन हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे इक्विटी ट्रांसफर करी जाती है, डिसबर्समेंट जो है वो करा जाता है। तो ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे बेसिकली, है ना। तो पब्लिक अनाउंसमेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ दिस स्टेज। तो ये अनाउंसमेंट जो है वो इस स्टेज का पार्ट ही नहीं है। टैक्स फाइलिंग जो है वो इससे रिलेवेंट ही नहीं है यहाँ पे, राइट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है? यस, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज थ्रू रिस्क मैनेजमेंट स्टडी फॉलोड बाय डील नेगोशिएशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज रिलेशनशिप विद द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। कि IMF के साथ इंडिया के रिलेशनशिप कैसे हैं और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली बता पा रही है इस रिलेशनशिप के बारे में। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहते हैं, इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ द IMF इन दिसंबर 1945। कि इंडिया जो है मेंबर बन गया था IMF का दिसंबर 1945 में। दूसरा बोला जा रहा है कि इंडिया वॉज अमंग द टॉप 5 कोटा होल्डिंग कंट्रीज इन 1970। तो कोटा होल्डिंग कंट्रीज कौन सी होती हैं? जिनके पास यहाँ पे जो है फाइनेंस इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ पे पावर ऑफ वोटिंग होती है, या फिर यहाँ पे फाइनेंस जो है रेस कर यहाँ पे फाइनेंस लेने की, जो जैसे हम बात कर सकते हैं ना कि IMF से यहाँ पे हम बोरो कर सकते हैं, तो कितना हम बोरो कर सकते हैं, ठीक है, उसकी लिमिट के अकॉर्डिंग, या फिर यहाँ पे आपके पास वोटिंग पावर कितनी है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कोटा दिया जाता है। कोटा होल्डिंग जो है कंट्रीज होती हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि टॉप 5 में जो है इंडिया आ रहा है IMF में। इन 19 आता था इन 1970 में। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया डिड नॉट रिसीव एनी SDR एलोकेशन ड्यूरिंग द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो SDR यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो स्पेशल यहाँ पे हम बात करेंगे ड्राइंग राइट्स हैं, कि हम कितना विड्रॉ कर सकते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हमें नहीं मिले थे 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। ठीक है, फोर्थ यहाँ पे बोला जा रहा है इंडिया करेंटली होल्ड्स लेस देन 1% वोटिंग शेयर इन IMF। कि इंडिया जो है 1% से कम जो है वोटिंग शेयर है इंडिया के पास IMF के। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है 1 and 2 आर करेक्ट है और 3 और 4 रॉन्ग है। दूसरा बोलते हैं 1 and 3 आर करेक्ट है एंड 2 and 4 आर रॉन्ग है, एंड 2 and 4 आर करेक्ट है, 1 and 3 आर रॉन्ग है, या फिर 3 और 4 यहाँ पे करेक्ट है एंड 1 and 2 आर रॉन्ग है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे।
एक्सप्लेनेशन कह रही है यस, यहाँ पे इंडिया जो है दिसंबर 27 1945 में मेंबर बन गया था आईएमएफ का, तो ये यहाँ पे करेक्ट है स्टेटमेंट। दूसरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट 2 में इंडिया वाज अमंग द टॉप 5 कोटा होल्डिंग कंट्रीज इन 1970। यस, कि 1970 में जो है आईएमएफ के जो टॉप 5 कोटा होल्डिंग कंट्रीज थी, जिनके पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर थी, ठीक है, और एक्सेस टू कैपिटल जो था, एक्सेस टू बोरिंग जो है जिनके पास ज़्यादा था, वो यहाँ पे इंडिया थी, ठीक है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट की, इंडिया डिड रिसीव एसडीआर, तो यहाँ पे यस, इंडिया को स्पेशल जो यहाँ पे ड्राइंग राइट जो मिला था 2008 में, तो यहाँ तो बोला जा रहा है नहीं मिला था, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि इंडिया के पास ये स्पेशल जो ड्राइंग राइट था 2008 में क्राइसिस होने के बाद भी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट कि इंडियाज वोटिंग शेयर जो है वो 2.63 है, विच इज मोर देन 1% है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, ये जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट है कि 1 एंड 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट, 3 एंड 4 आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स है, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है money performs several key function in an economy. It act as a dash for pricing goods and services and also serves as a dash to facilitate future payment in contracts। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बताना क्या आंसर यहाँ पे आएंगे। पहला बोला जरा कि मनी परफॉर्म सेवरल फंक्शंस इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में बहुत सारे फंक्शंस जो है वो मनी परफॉर्म करती है। इट एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है ये फैसिलिटेट करती है फॉर फ्यूचर पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, या फिर मेजर ऑफ वैल्यू है एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट यहाँ पे रहेगा, या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड मेजर ऑफ वैल्यू। क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट कहता है यहाँ पे द फर्स्ट ब्लैंक शुड रेफर हाउ प्राइस एंड आर मेजर्ड विच इज नॉट द रोल ऑफ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टोर ऑफ वैल्यू मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये हम पे रॉन्ग हो गया। दूसरा कहता है मनी इज यूज टू मेजर, यस, मनी जो है यहाँ पे यूज टू मेजर एंड रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे ये फिट बैठ रहा है, मनी परफॉर्म करती है सेवरल फंक्शन, इट एक्ट एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, फॉर प्राइसिंग गुड्स, कि गुड्स के लिए हम कितने जो है यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं, गुड्स के लिए कितना प्राइस यहाँ पे दिया जा रहा है, तो एक वैल्यू मेजर करती है ये मनी, कि 10 रुपए की चीज हमने खरीदी है, तो वो 10 रुपए क्या है, एक वैल्यू है, प्राइस जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, वो वैल्यू बता रही है वो मनी यहाँ पे कि 10 रुपए की वो चीज है, ठीक है। 10 यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू हो गई उसकी, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पे सर्विसेज एंड ऑल्सो सर्व एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट टू फैसिलिटेट फ्यूचर पेमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स में डेफर्ड पेमेंट का यहाँ पे काम करता है ना, ऑल्सो सेटल फ्यूचर पेमेंट सेटल करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें करेक्ट लग रहा है ये स्टेटमेंट। देन हम बात करेंगे यहाँ पे द फर्स्ट ब्लैंक रिक्वायर्स टर्म रिलेटेड और टू प्राइसिंग नॉट एक्सचेंज, तो यहाँ तो एक्सचेंज की बात हो रही है, बट हम तो प्राइसिंग से रिलेटेड हमें कॉन्सेप्ट चाहिए था यहाँ पे, तो ये रॉन्ग है यहाँ पे। एंड ऑर्डर टू फंक्शन इज रिवर्स, तो यहाँ पे रिवर्स्ड है कि मेजर ऑफ वैल्यू पहले आना चाहिए एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट जो है वो बाद में आना चाहिए था, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे? यस, यहाँ पे हम बोलेंगे कि फॉर प्राइसिंग ये मनी क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू है, एंड फ्यूचर के लिए ये हमें क्या करती है, डेफर्ड पेमेंट का एक स्टैंडर्ड जो है वो दे देती है, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट है, मेजर ऑफ वैल्यू स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। होप आपको अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।